हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज बुक जो मैथमेटिक्स की आपकी चल रही है, जिसमें हम आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पर आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस, इसके कंसेप्ट पे बात करेंगे, जो कि है बेसिकली कि किसी भी पॉइंट की किसी स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज कैसे निकाली जाती है। और ऑफ कोर्स हम आज ये भी बात करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या होती है। एंगल बाइसेक्टर्स क्यों बोला सर आपने, इस बारे में भी बात करेंगे और आप समझेंगे कि कैसे वो बाइसेक्टर नहीं बाइसेक्टर्स हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स आप ये भी समझोगे, आप याद करो थोड़े लेक्चर्स पहले आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन मैंने कुछ करवाया था जहां पे आपको कहा था कि देखो इस पॉइंट की इमेज हम इस लाइन के रिस्पेक्ट में अभी फिलहाल कन्वेंशनल अप्रोच से निकाल रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। पर उस वक्त सॉल्व करवाते वक्त आपसे कहा गया था कि यकीनन तौर पर हम इसके लिए फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि देखो देयर इज अ फॉर्मूला कि सीधे वैल्यूज रखिए फटाफट आंसर आ जाएगा। पर वो याद ना हो तो आपके पास अपने कन्वेंशनल तरीके हमेशा हैं, उनसे आप हमेशा आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। पर निश्चिंत रहिए, हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट याद रह जाएंगी और आपको सारी चीज़ें हमेशा आपके फिंगर टिप्स पर रहेंगी, ताकि उन्हें जल्दी से आप यूज़ करके एग्जाम में अपने आंसर्स ले आएँ। आई होप आप ये सारी बातों के साथ ये भी जानते हैं कि ये सब कुछ हम आपके लिए करते हैं एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं लेना होता है, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं होता है। हम पूरे तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल, पूरा पैकेज आपको एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट पर देते हैं। यानी कि किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स आपको कराता है एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। इसी के साथ साथ अब हमारे नोट्स, पीडीएफ या ई बुक्स के लिए भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप हमारी टीम से उसे लेकर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, काम की बात पर आते हैं और आज डिस्कशन शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन में अगर किसी पॉइंट की इमेज देखी जाए, आई होप आप समझ पा रहे हो इमेज का क्या कॉन्टेक्स्ट है। बेसिक सा फंडा है, जैसे कि अगर ये मेरा मिरर है तो इस पॉइंट को जब इस मिरर में देखा जाए तो वो कहाँ पर मिरर होगा, मतलब उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ये इतना छोटा सा साधारण सा सिंपल सा कंसेप्ट है। आप चाहें तो बड़े बेसिक से थॉट के साथ इसे प्रोसीड कर सकते हो कि सर ये एक पॉइंट है, ये इसकी इमेज है, तो इन दोनों से इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल सकते हो, इसकी स्लोप निकाल सकते हो और क्लियरली आप कह सकते हो कि वो परपेंडिकुलर होगी तो m1 इंटू m2 -1 होता है। याद आ रहा है। और इसी के साथ साथ इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के उसे इस इक्वेशन पर रख दोगे ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए और उससे आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। पर सर इतनी लंबी मेथड, इतनी लंबी प्रोसेस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं सोचा क्या? कोई फॉर्मूला नहीं है जो बस अप्लाई करे और आंसर आ जाए? बिल्कुल है। और आई होप आपको ये पता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की एग्जाम नहीं पूछती है। जेईई मेंस और एडवांस तो ऐसे एग्जाम बिल्कुल नहीं है जो आपसे कुछ पूछे कि बस आपने रट लिया और वो हो जाए। नहीं, ये उन कन्वेंशनल तरीकों को ही ब्रेक करती है। ये एग्जाम देखती है कि आप इंटेलिजेंट कितने हैं, आप लॉजिकली कितने साउंड हैं, आप प्रॉब्लम पढ़ के उसके सोल्यूशन के तरीके बना पाते हैं या नहीं, आप उसे इंजीनियसली मतलब अपने तरीकों से कुछ फिगर आउट कर पाते हैं या नहीं। वो आपकी इंटेलिजेंस चेक करती है। स्पेशली ये दो एग्जाम्स, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस, और किसी एक ही कंसेप्ट पर नहीं करती, वो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें पूछ लेती है, आपको पता भी नहीं चलता है, बहुत ही सटली और बहुत ही इनडायरेक्टली। तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले की अगर मैं आपसे बात करूं तो यही वही पूरा कंसेप्ट जो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों की स्लोप निकाल लो, मिड पॉइंट निकाल लो, उसे सेटिस्फाई करवा दो। फाइनली जब आप चीजें निकालोगे तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा मतलब जो रिजल्ट आएगा, स्टूडेंट्स वो सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो रिजल्ट है आपके पास, ये जो रिजल्ट है आपके पास कौन सा, x2 - x1 अपॉन a is equal to y2 - y1 upon b is equals to negative of ax1 plus by1 plus c upon a square plus y square। हम इसकी हेल्प से किसी भी पॉइंट के फीट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। जैसे एक पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, मैं क्या करना चाह रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अगर इस पॉइंट से मैं इस स्ट्रेट लाइन पर, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स क्या, लेट्स से x1, लेट्स से वैसे मान लेता हूं x1, y1 है ना। तो इस पॉइंट के फीट के जो कोऑर्डिनेट है, लेट्स से फॉर अ व्हाइल हम उन्हें मान लेते हैं x2, y2। अगर इसके फीट के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, तो ये x2, y2 डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं। x2 - x1 जो x2 में निकालना है, दिस इज अननोन राइट, y2 - y1 ये भी y2 हमारा अननोन है, अपॉन a और अपॉन b, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में x2 - x1 में x वाला कोफिशिएंट, y2 - y1 में y वाला कोफिशिएंट, और इसके इक्वल क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना, इसके इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ, माइंड एवरीवन, नेगेटिव ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, मतलब इसमें आप ये x1 y1 पास कर दो, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक कंफ्यूजन जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, प्लीज इस बात को याद रखिएगा,
एक कंफ्यूजन जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद है? वहां पे हम किया करते थे स्टूडेंट, जैसे मान लो ये पॉइंट हुआ करता था x1, y1, और ये अगर लाइन है आपकी क्या, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है लेट्स से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो किसी भी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने सीखा है, आपको याद आ रहा है ना, वो होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है स्टूडेंट्स की, यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में आता है अंडर रूट। स्टूडेंट्स गलती ये कर देते हैं कि जब आप इमेज निकाल रहे हो या फीट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, जब आपने किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया या उसकी जब आप इमेज निकालेंगे तो उस दौरान फॉर्मूले में यहां पर अंडर रूट नहीं आता है। ये जनरली बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो आई होप आप ये फर्क याद रखेंगे कि जहां डिस्टेंस निकालनी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वहां ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है, लेकिन यहां पर जब आप इमेज निकाल रहे हो, फीट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, तो अंडर रूट नहीं आता है। सर अभी तो आपने फीट के कोऑर्डिनेट निकाले, अभी इमेज के कोऑर्डिनेट कहां पता है? जस्ट अभी पता चल जाएगा। एक बात बताऊं, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस नीचे आएगी, तो उसके लिए बस आपको यहाँ पे कर देना है, आपको इसका डबल कर देना है। जैसे ही आप इसका डबल कर दोगे ना, तो वो इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कुछ कह रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो आप, हमें तो घुमा फिरा के कुछ चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा घबराना मत स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे एक पॉइंट है लेट्स से 2,3 है ना, और एक स्ट्रेट लाइन है लेट्स से लिखी है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये 2,3 के, ध्यान से सुनिएगा, इसके ये फीट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और इसके मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो मैं काम करता हूँ, पहले मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। बताओ मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर मिरर इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए आपके लिए कह दूँ h, के, ऐसे ही बस कह रहा हूँ है ना, कुछ भी कह सकते हो, h, के, तो क्या होगा? सुनना, ये होगा, सुनना बहुत ध्यान से, h-2, आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? h-2 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट क्या है? 2 इज इक्वल टू जो लिखूंगा वो लिख दे रहा हूँ, पर मैं पहले y वाला पार्ट भी लिख ले रहा हूँ, k-3, यहाँ क्या लिख ले रहा हूँ स्टूडेंट्स? k-3। एक रीजन है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट कितना है? 1। अब आप इसे किसके इक्वल रखेंगे? सुनिएगा, ये जो आप रखते हो -2, क्योंकि आप इमेज निकाल रहे हो तो -2 टाइम्स करोगे है ना, किसका? सुनिएगा ध्यान से, ax1, सो 2 × 2 दैट्स कितना? 4। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। ax1, सो ax1 प्लस b यानी 1 × 3 by1, सो ये कितना हो जा रहा है? 3। आई होप आपको बातें समझ आ रही, -3 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं करना है, अंडर रूट नहीं लगता है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला में लगता है, तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगना है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 + 1 कितना? 5। अब बस आप निश्चिंत होकर यहाँ से h की वैल्यू एक बार इसे सॉल्व करके और इसे सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लीजिए, आपके इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ अगर मिड पॉइंट जो निकालना है सर, ये मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? वही तो होगा फीट के कोऑर्डिनेट। तो चाहते तो आप यहाँ पे 2 मत लगाते, और जो आप ये 2 नहीं लगाते तो आपके उस फीट के कोऑर्डिनेट आ जाते, और जो आपने यहाँ पे 2 लगा दिया है तो अब इसका आप मिड पॉइंट निकाल दीजिएगा, वो इसके फीट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्या आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आया? किसी भी स्टेप में कोई डाउट स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे से इजीली आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? और अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो फिर वही बात, हमारा तो तरीका बड़ा आसान है साहब, हम क्वेश्चंस कर कर ही कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करेंगे। हम हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, आप स्क्रीन पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, आंसर लिखेंगे कमेंट्स में, और फिर हम इसे साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पढ़ो क्या लिखा है भाई। इफ वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर इज 3,2, तो सर एक स्क्वायर है, देयर इज अ स्क्वायर इन द पिक्चर है ना, सो एक स्क्वायर है सर बेसिकली, और इस स्क्वायर की वन ऑफ द वर्टाइसेस और वर्टेक्स इज व्हाट? 3,2। तो एक जो वर्टेक्स है दैट्स 3,2। इन वन ऑफ द डायगोनल्स अलोंग द लाइन इज 3x + 4y + 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, मुझे अगर चेक करना है, देखो डायगोनल कौन सा होगा? या तो ये वाला होगा है ना, या फिर आपका डायगोनल ये वाला होगा। अब अगर मुझे पता करना है कि कौन सा वाला है तो मैं कैसे पता करूंगा? सर 3,2 इस पर लाई कर रहा है या नहीं, उससे पता चल जाएगा। तो लेट्स चेक 3,2 सेटिस्फाई करता है या नहीं। और बिल्कुल देख पा रहे हो आप, नहीं करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव वैल्यूज ऐड होकर 0 तो नहीं बनाएंगे। तो 3,2 इस डायगोनल पे लाई नहीं करता है। तो वो जो डायगोनल है ना, वो आपकी ये वाली लाइन है, आप समझ पाए? ये जो लाइन है ये आपका डायगोनल है, और इसकी इक्वेशन क्या है सर? इसकी इक्वेशन है, ये जो लाइन गई है इसकी इक्वेशन है 3x + 4y + 8 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया सर, ये सारी बातें आपकी समझ आई। अब वो ये कह रहा है आपसे फाइंड द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो आपको इस स्क्वायर का सेंटर पता करना है। मेरे ख्याल से तो टफ क्वेश्चन नहीं है, बस मैं आपको अगर सलाह दूं तो बस इतना सा कि जो कंसेप्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो यूज़ होना ही है।
इसके साथ और भी कुछ कुछ यूज होना है। जो सारी बातें अभी तक हमने पढ़ी है ना, जो सारी बातें कुछ कुछ अभी तक हमने सीखी हैं, वो सारी बातें यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें। उन सारी बातों में भी अगर हिंट दो ना, तो हिंट है रोटेशन। आपको याद है पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने बात की थी, हमने किसी पॉइंट को किसी डिस्टेंस पर किसी लाइन के अलोंग अगर शिफ्ट करना है ऊपर या नीचे, तो कुछ सीखा था, थोड़ा याद करो, वरना ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। तो जल्दी से मुझे बस सॉल्व करके बता दो दिमाग लगा के कि इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर लेकर आ रहे हो। मेरा यकीन करिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट या बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। सर ऐसे कैसे टफ नहीं है? एक बात बताओ भाई, स्क्वायर का सेंटर तो निकाल सकते हो, निकाला कि नहीं? सर स्क्वायर का सेंटर कैसे निकालेंगे? अरे भाई ये है आपका 3,2। जैसे अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को नाम दे दूं तो ये है लेट्स से ए, ये है बी, ये है लेट्स से सी और ये है डी। एक बात मुझे बता दो, ये जो पॉइंट है 3,2, अगर मैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज देखूं तो ये सी ही तो होगी। सर स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, याद आया? रोम्बस का ही तो एक्सटेंडेड वर्जन है ये। तो सर सीधी बात है, ए की जो मिरर इमेज होगी वो सी होगी ना, इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में। डिड यू ऑल गेट दैट पॉइंट? क्या इसे सोचकर आप इस सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं, तो निकालो भाई। तो सी के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना है तो देखो फिर वही बात, सी के कोऑर्डिनेट्स अगर मान लेता हूँ एच कॉमा के फॉर अ व्हाइल, तो एच कॉमा के से क्या निकलेगा सुनना, एच कॉमा के यहाँ पे आएगा। अब h-3 ये क्या दिखेगा सर? ये दिखेगा h-3 अपॉन वहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 इज इक्वल टू k-2। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं। अपॉन में ऑफ कोर्स y का कोफिशिएंट क्या है 4। चूंकि आप मिरर इमेज निकाल रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा सर? -2, है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं भाई? ax1 प्लस by1, है ना। सो 3 × 3 9, 4 × 2 8, और 9 + 8 कितना होता है सर? 9 + 8 17, 17 + 8 सर 17 + 8 हो जाता है आई थिंक 25। हाँ 25। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है कैसे लिखा? और आप भी ऐसे ही लिखे ना फटाफट, डिवाइडेड बाय। जल्दी बताओ भाई क्या होगा? सर अंडर रूट नहीं लगाना है, अंडर रूट नहीं लगाना है स्टूडेंट्स। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 कितना होता है? जल्दी बताओ सर। ये हो जाता है 25। तो यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी ना आ रही हैं। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो देखो भाई क्या आ रहा है, सुनना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ईजी सा पार्ट है। इससे सीधे सीधे आप लिख सकते हो। कैसे? देखो 25 से 25 कैंसिल, तो ये बचा -2। अब इन दोनों को सॉल्व किया, है ना, तो 3 × -2 कितना? -6, -3 उधर गए तो +3, -6 + 3 इज -3। तो h की वैल्यू कितनी आती है सर? h की वैल्यू आती है -3। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा सिमिलरली सुनिएगा ध्यान से, k -2/4 को -2 के इक्वल रखा, सो 4 × 2 कितना? -8, -8 में +2 ऐड किया तो -6। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है सर? k की वैल्यू आ रही है -6। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? c के कोऑर्डिनेट जो आए निकल के वो कितने आते हैं सर? वो आते हैं -3, -6। अब अगर मुझसे कोई इस स्क्वायर का सेंटर पूछे तो सर वो क्या होगा? सर ये जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ए और सी का मिड पॉइंट, आई रिपीट, ए और सी का जो मिड पॉइंट होगा वही तो इसका बेसिकली सेंटर होगा। सो -3 + 3 0, 0/2, 0/2 कितना होता है? जल्दी बोलो, 0 होता है ना। तो ये 0, फिर क्या सर? 2 - 6 -4, -4/2 इज -2। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आते हैं 0, -2। अब करना क्या चाह रहे हो सर? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं करना चाह रहा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इस नज़रिए से देखूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस नज़रिए से देखूँ कि सर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, -2, सुनिएगा ध्यान से, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y + 8 = 0। बहुत काम की बात है स्टूडेंट्स, इस बात को सुनिएगा। एक बात बताओ, बस मुझे इतना सा बता दो, ये डिस्टेंस कितनी है? मतलब अगर इसके सेंटर को मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ लेट्स से E, है ना, तो ये AE डिस्टेंस कितनी है सर? AE जो डिस्टेंस है ना वो कितनी होगी? देखो भाई 0 और 3 का डिफरेंस तो 3, और 3 का स्क्वायर 9, है ना, -2 कितना? 4, आई होप आप समझ रहे हो, और 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का √5। तो ये AE की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5। अब काम की बात सुनना स्टूडेंट, AE की डिस्टेंस 5 है, तो कहना है ऐसे ED, EC और EB भी 5 होगा, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये बात याद है क्या? तो सर सीधी सीधी सी बात, अब काम की बात सुनना, ये है आपका पॉइंट E, ये है जो पॉइंट आपका E। अब जो मैं मैथमेटिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये स्टूडेंट्स की E से सर अगर मैं 5 यूनिट डिस्टेंस आगे गया इस लाइन के अलोंग तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? B। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और सर जो आप E से अगर 5 यूनिट डिस्टेंस पीछे गए तो आपको क्या मिल जाएगा सर? आपको मिल जाएगा आई थिंक D,
है ना, बी के अपोजिट डी ही आता है, बिल्कुल सही बात सर। लेकिन सर इतना यूनिट आगे और इतना यूनिट इस डायरेक्शन में कैसे जाओगे? तो डायरेक्शन की हेल्प कौन कर देगी भाई? इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप याद आ रहा है कुछ? अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, समझो बात को। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, काम की बात सुनिएगा। एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, बाय द वे ये ई से बी जो डिस्टेंस बढ़ना है इस डायरेक्शन में कितनी है 5, और ये भी डिस्टेंस कितनी है 5। पर ऑफ कोर्स ये आपको ऊपर जाना है तो आप क्या करोगे +5, और इधर नीचे आना है तो आप क्या करोगे -5। मैं डायरेक्शन वाइज बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, इसके अलावा जो एंगल की हेल्प लेगा वो कैसे लेंगे सर? सिंपल सी बात है, सोच के बताओ। अगर इसे y = mx + c में कन्वर्ट किया तो देखो 3x उधर गया तो -3, और 4 से डिवाइड किया तो -3/4। तो इस स्ट्रेट लाइन की अगर मैं स्लोप आपसे पूछूं, इस स्ट्रेट लाइन की अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो वो कितनी होगी? -a/b यानी -3/4। सर आप ये क्यों निकाल रहे हो? एक बात बताओ स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात मुझे बताओ, tan थीटा नेगेटिव है। tan थीटा कब नेगेटिव होता है? सर अगर आप 10 का ग्राफ देखो, अगर आप 10 का ग्राफ देखो तो ये जा रहा है ऐसा कुछ, है ना, ये आपका π/2 होता है, और फिर ये पाई होता है, और फिर ये वापस ऐसा जा रहा होता है। आप समझ रहे हो बात को? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात, ये होता है 0, ये होता है π/2, और ये होता है पाई। डू यू ऑल रियलाइज कि सर π/2 से पाई के बीच में tan थीटा नेगेटिव होता है? π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव होने का मतलब समझिएगा स्टूडेंट्स, जब कोई π/2 से पाई के बीच में, ये है π/2 और ये पाई, तो π/2 से पाई के बीच में अगर tan थीटा नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है सर? इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। अब बात समझ पा रहे हो? मैं एक्चुअली tan थीटा से sin थीटा और cos थीटा निकालना चाह रहा हूँ। क्यों निकाल रहे हो सर? आपको जस्ट इन अ मोमेंट स्ट्राइक करेगा कि sin थीटा और cos थीटा क्यों निकाला। पहले बस सुन लीजिए, sin थीटा पॉजिटिव होगा, cos थीटा नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है सर। tan थीटा क्या होता है सर? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 3, 4 और 5 वाला पेयर है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 5। अभी बस सुनिएगा ध्यान से, है ना। तो सर सीधी सीधी सी बात है, सीधी सीधी सी बात है, माइनस मतलब π/2 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या होगा सर? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी 3 और हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो कितना हो जाएगा 3/5। आप मेरी बात समझ पाए? और cos थीटा का निकालना चाहा तो सर cos थीटा होता है नेगेटिव। अरे π/2 से पाई के बीच में साइन थीटा और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है ना, तो cos थीटा होगा नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा भी नेगेटिव है। तो tan और cos नेगेटिव है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। मतलब यहाँ पे जब मैं cos थीटा ढूंढूंगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा सर? cos थीटा हो जाएगा -4/5। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? -4/5। सर आप ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा आपसे ये कहना है, आप बस ये कंसेप्ट याद करो स्टूडेंट, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, जहाँ पर हमने ये सीखा था कि अगर किसी भी पॉइंट को किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से किसी एंगल मतलब किसी डिस्टेंस पर शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे? आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स? मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर 0,2 को b पर शिफ्ट किया, 0,2 को b पर शिफ्ट किया, तो आपने कुछ नहीं किया सर, आपने ये किया, सुनिएगा ध्यान से। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0 प्लस 5 टाइम्स cos थीटा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। कॉमा -2 प्लस इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -2 प्लस 5 टाइम्स साइन थीटा। Are you all realizing what I'm trying to convey यार? और सिमिलरली सर जब आप d का कोऑर्डिनेट निकालोगे, जब आप d के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो अब आप प्लस मत करना, आप माइनस करना। मतलब 0 से आप 5 यूनिट डिस्टेंस नीचे आए तो ये होगा 0 - 5 cos थीटा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? -2 टाइम्स माइनस कितना स्टूडेंट्स? 5 यूनिट्स डिस्टेंस नीचे कितना? साइन थीटा। क्या आपको ये याद है हमने शिफ्टिंग सीखी थी? किसी भी पॉइंट को किसी और डिस्टेंस पर किसी एक एंगल से शिफ्ट करना, यानी किसी एक लाइन के अलोंग भेजना। और सर ये वैल्यूज तो आप निकाल चुके हो। देखो cos थीटा कितना है? -4/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, आप समझ रहे हो ना। साइन थीटा कितना है? 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल। तो टेक्निकली जो b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो क्या होंगे स्टूडेंट? सोचना 0 है ना। cos थीटा यानी क्या? ये 0 नहीं है ना, ये थीटा है। तो सीधी सी बात सर, -4 यहाँ पे आ रहा है, तो 0 - 4 कितना? -4। आई होप ये बात आपको समझ आई। साइन थीटा मतलब 3/5 यानी 3 आ रहा है, 3 - 2 कितना? 1। तो ये कोऑर्डिनेट होगा -4,1। कौन सा? बी पॉइंट। सिमिलरली क्या डी पॉइंट निकाल सकते हो सर? बिल्कुल सर, बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। कैसे निकालेंगे? गौर से सुनिए स्टूडेंट्स। cos थीटा -4/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा? -4। लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +4, है ना। तो डी कितना हो जाएगा? +4। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। और सर क्या? और अगर आप ध्यान से देखें तो अब क्या रखूंगा मैं? साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा? 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा? -3। -2 - 3 कितना? -5, तो हो जाएगा 4, -5।
आई होप बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ये स्टेटमेंट नहीं रहा और आपको बी और डी के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कैसे निकाले सर? हमारे किसी भी पॉइंट को किसी एक डिस्टेंस से किसी एक लाइन के अलॉन्ग अगर शिफ्ट करना है तो हम वो पॉइंट, याद आ रहा है स्टूडेंट्स, में सिंपल सी बात आपको याद दिला रहा हूँ, याद करो। पॉइंट ये था, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर आपका एक पॉइंट है, लेट्स से x1, y1 है ना, इसे आपने किसी लाइन के अलॉन्ग शिफ्ट किया, किसी लाइन के अलॉन्ग शिफ्ट किया और यहाँ पे आप ले आए, है ना, और ये जो लाइन थी पॉजिटिव एक्सिस के साथ अगर थीटा डिग्री एंगल बनाती थी और इसे जिस डिस्टेंस से आपने शिफ्ट किया है वो डिस्टेंस है लेट्स से r, और अगर r डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट किया है तो आप इसे क्या लिखते हो? आप इसे लिखते हो x1 प्लस r cos थीटा, याद आया स्टूडेंट्स, कॉमा y2 प्लस r sin थीटा। और जो r डिस्टेंस नीचे शिफ्ट करते तो यहाँ पे बस प्लस प्लस की जगह क्या आ जाता? माइनस। बस यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई करके आपके इस क्वेश्चन में इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। बस एक जगह आप कंफ्यूज हो जाते कि अगर tan थीटा माइनस 3/4 आया था जो कि इस लाइन की स्लोप थी, तो साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकाला? इस तरीके से। ये वाला कंसेप्ट अगर अभी नहीं भी क्लियर हुआ है कि सर कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव लिया है, तो थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर लो। जब हम ट्रिगो पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में सिखा दूंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये ग्राफ कैसे सीखा मैंने बनाना, ये मैं कैसे कर लेता हूँ, ये आप भी सीख लोगे, बहुत आसानी से आप कर लोगे। पर थोड़ा सा पेशेंस रखना इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के लिए। क्या यहाँ तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? क्या क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ आया कि हमने इसका सेंटर और इसकी बाकी वर्टाइसेस कैसे निकाली? और अगर ये समझ आया तो क्या एक और क्वेश्चन अब आप ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा, बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। जरा स्क्रीन पॉज करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। मेरा यकीन करिए ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आसान तब जब आपको बातें पता हो। कोई भी चीज़ टफ या आसान नहीं होती, वो आसान लगती है जब आपको चीज़ें पता हो, वरना हर चीज़ हमारे लिए टफ है, राइट। ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हुई देखोगे। और ऐसा ही मैं बार बार कह रहा हूँ, जेईई मेंस और एडवांस करने वाली है, मतलब उस क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें मर्ज करके पूछेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। सर एक ट्रायंगल है ABC, उसमें वर्टेक्स A जो है वो 1,2 है, तो मुझे क्या करना, मुझे ये करना होगा सर कि मैं इसको इमेजिन करूं, मैं इसे विजुलाइज करूं। तो एक ट्रायंगल है सर, है ना, एक रैंडम सा ट्रायंगल मैं बना लेता हूं। इसकी सर एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है सर? वो है 1,2। अच्छी बात है सर। इफ द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, है ना, ये कौन सी वर्टेक्स है सर? ये है वर्टेक्स A। क्या मैं इसे B और इसे C कह सकता हूं? सर कह लो, हमारा क्या। मेरा आपसे ये पूछना है अगर ये वर्टेक्स A है तो वो कह रहा है जो आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। आई होप आप समझते हो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या। इसका जो एंगल B है, ये जो इंटीरियर एंगल है, इसको बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन, है ना, तो वो जो एंगल बाइसेक्टर है, मान लो वो ये है, वो ये जा रहा है, तो उसकी इक्वेशन वो कह रहा है 2x - y + 10। उसकी इक्वेशन क्या कह रहा है सर? वो उसकी इक्वेशन कह रहा है 2x - y + 10 = 0। ठीक है, मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन विजुलाइज कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि चीजें क्या क्या दी गई हैं ना, फिर देखेंगे क्या निकालना है, कैसे निकालना है। हमारा दिमाग है, हम इंसानों ने इवॉल्व किया है, हमने अपने आप को डेवलप किया है, हमने चीजें बनाई हैं, हमने क्रिएट किया, हमने सॉल्व की हैं प्रॉब्लम्स, हमने हमेशा ऑप्टिमाइज किया है, चीजों को बेहतर बनाया है, राइट। तो इसमें भी कुछ कर लेंगे, पर पहले समझें तो कि क्या है, क्या दिया है, क्या पूछा है, करना क्या है, करना कैसे है वो कर लेंगे, पर क्या और क्या है तो उस पर तो बात कर लो सर पहले आप। तो देखो, एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, जो ये आपकी साइड AC है ना, जो ये आपकी साइड AC है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, मान लो ये जो साइड AC है इसको बाइसेक्ट कोई लेट्स से यहाँ पे इस पॉइंट पे कर रहा है, और उस पे जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मैंने बहुत अच्छा ट्रायंगल नहीं बनाया एक्चुअली, मुझे ना इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग से बना लेने दो ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, मतलब आप एक्चुअली कंफ्यूज होने से बच जाओगे। तो मुझे 1 सेकंड दो बस, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको रियलाइज होगा, है ना, तो मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं इसको थोड़ा एक अलग तरीके से बना रहा हूँ ताकि आप थोड़ा इसे अच्छे से समझ पाओ। जैसे मैं मान लो एक ट्रायंगल लेता हूँ, कुछ तो अलग तरीके से लेना पड़ेगा, तो मैं एक थोड़ा स्केलिन टाइप ऑफ ट्रायंगल ले लेता हूँ, है ना। तो ये मैंने एक ट्रायंगल लिया। सर ऐसा ही क्यों लिया? बस इसलिए ताकि मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ, इसलिए ताकि आपको ना कन्फ्यूजन ना हो। सुनिएगा ध्यान से, है ना। ए जो वर्टेक्स थी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 1,2। अब काम की बात सुनना है स्टूडेंट्स, काम की बात यह है ऑफकोर्स कि यहाँ पर जो आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया था सर, ये जो आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया था वो ये था। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है और इसकी इक्वेशन क्या थी? 2x - y प्लस ऑफ कोर्स 10 = 0। उसने आपसे कहा कि सर AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद है आपको स्टूडेंट्स, हमने सीखा था, ये रही आपकी साइड AC, इसका बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट मतलब ये, और इस पर परपेंडिकुलर मतलब ये। आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? ये जो होगा ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका? AC का, जिसकी इक्वेशन है y = x। क्या मैं इसे x - y = 0 लिखूं तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? सर ये तो कुछ तो भी हो रहा है,
थोड़ा पेशेंस रखिए, कुछ तो भी नहीं हो रहा है ना, समझो बात को। वो पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। तो आपकी ये जो BC लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक बात समझना स्टूडेंट्स, और इस बात का जवाब सोच समझ के देना, बहुत अच्छे से सोच के देना। एक बात बताओ, अगर ये एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर स्टूडेंट्स, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये साइड जितनी दूर है उतनी ही दूर ये साइड है, आप समझ रहे हो? मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे भी ऐसा ही करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, जितना ये दूर होगा उतना ये दूर होगा, तो जितना ये दूर है उतना ही यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ दूर होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एग्जैक्ट बीच में से निकाल रहा है, एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो इसका और इसका, तो इस पे और इस पे वो पॉइंट ऐसे इक्वली अलाइंड होंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल्स सिमिलर बन रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कहना से बहुत बेसिक सा थॉट स्टूडेंट्स, मेरी इस बात को समझ के बताओ। कहना से कि सर बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे कि देखो आप बात समझना, जैसे कि अगर इस पॉइंट की मिरर इमेज निकालूं तो यहाँ पे मिल जाएगी, आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो सर वैसा का वैसा ही अगर मैं ए पॉइंट की मिरर इमेज निकालूं तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी ना, आप समझ रहे हो? मैंने वहाँ पता नहीं क्यों 90 डिग्री एंगल बनाया, एक सेकंड। अगर मैं ए पॉइंट की मिरर इमेज निकालूं तो मुझे यहाँ कहीं मिल जाएगी ना, वो आप समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं स्टूडेंट्स आपको? अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो क्या मैं आगे बढ़ूं? तो कहना है से सर ए पॉइंट की इस एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में जो मिरर इमेज आएगी, जो आएगी वो BC पर आएगी। क्या ये बात आपको समझ आई बिना किसी कंफ्यूजन के स्टूडेंट्स? तो मैं ए पॉइंट की तो मिरर इमेज ले लेता हूं, जो कि ये है D। ये D क्या है स्टूडेंट्स? दिस D इज नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रेट लाइन। तो मैं D के कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। सर जैसे ही D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, C क्या है? सर C कुछ नहीं है, C एक्चुअली इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक ही मिरर इमेज है। सर क्या बात कर रहे हो, एक ही मिरर इमेज दो बार? एक मिनट रुकिए, एक ही मिरर इमेज जब इस मिरर के रिस्पेक्ट में देखी तो वो D थी, एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग, और एक ही मिरर इमेज जब इसके रिस्पेक्ट में देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ऑफ कोर्स इसके रिस्पेक्ट में एक ही मिरर इमेज C होगी। आप समझ पा रहे हो नहीं स्टूडेंट्स? मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी और ये परपेंडिकुलर है, तो C के कोऑर्डिनेट और D के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं क्या? निकाल लेंगे सर। C और D के कोऑर्डिनेट से फायदा क्या होगा? अरे भाई C और D के कोऑर्डिनेट आ गए तो क्या लाइन CD की इक्वेशन नहीं लिख सकते? और जो लाइन CD की इक्वेशन होगी वही तो BC की इक्वेशन होगी। आप समझ पा रहे हो या नहीं इस बात को? तो हमें सिर्फ इतना सा करना है कि हमें D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और D क्या है सर? मिरर इमेज ऑफ 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रेट लाइन। हमें C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सर C क्या है? मिरर इमेज ऑफ अगेन सेम 1, 2 बट विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू x। आसान क्वेश्चन, पर अगर ये आसान तब होगा जब हमें एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सारी टर्मिनोलॉजी अच्छे से पता होंगी। और फर्स्ट चैप्टर में जाइए, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बहुत डिटेल में एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन, सर्कम सर्कल, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया है साहब। चीजें ऑर्डर में अच्छे से पढ़िए, चीजें ऑर्डर में सिंक में पढ़िए, आप हर एक चीज अच्छे से पढ़िए, हर एक लेक्चर को अटेंड करिए, आपको चीजें समझ आएंगी। बस सिस्टमैटिक ऑर्डर में पढ़ते चलिए, ठीक है? तो सर इस बारे में बात कर लेते हैं। इस बारे में क्या बात करना चाह रहे हो आप? मेरा कहना है अब थोड़ा सा काम करते हैं। काम क्या सर? अगर मैं D के कोऑर्डिनेट्स मान लूं, है ना, लेट्स से h, k फॉर अ व्हाइल, तो क्या होगा सर? h-1, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे हम? h-1 अपॉन इस स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट्स, है ना, ये तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2 इज इक्वल टू, मिरर इमेज निकालनी है, फीट के कोऑर्डिनेट नहीं निकालने हैं। और उसी तरीके से अगर D का y कोऑर्डिनेट में k मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा k-2 डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स क्या? y का कोफिशिएंट जो कि क्या है? -1 इज इक्वल टू, अब मैं -2 टाइम्स करूंगा क्योंकि मिरर इमेज निकालनी है। -2 टाइम्स क्या? सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, है ना, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2, 2 - 2 0, कोई तकलीफ नहीं। 0 के बाद ये +10, तो ये 10 एज इट इज। तो यहाँ पे क्या देखेगा? -2 इंटू 10, कोई तकलीफ तो नहीं है स्टूडेंट्स। ax1 + by1 + c अपॉन में a² + b² अंडर रूट नहीं लगाना है, याद है ना? तो a² यानी 2 का स्क्वायर 4 + 1 दैट्स 5। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड चीज़ें कैसे होने वाली हैं? और सर अगर आपने निकाल लिया तो क्या आप ये निकाल सकते हो? फटाफट सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, फटाफट, मुझे बस ये बता दो। और मेरे ख्याल से तो C निकालना तो और आसान है, C निकालना तो यकीनन तौर पर बहुत आसान है। आपको मिरर इमेज का फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
थर्ड लेक्चर रहा होगा मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जहां पे शायद हमने बात की थी कि y इज इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बस देख के लिख सकते हो। क्या आपको याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो वो लेक्चर फिर से देखो। आप बहुत नालायकी कर रहे हो अगर आप चीजें याद नहीं रख पा रहे हो तो। मतलब भाई नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, है ना, अच्छे से चीजें पढ़ो अगर आपको याद नहीं आ रहा है। अभी ये पढ़ाया है बहुत अच्छे से कि y इज इक्वल्स टू x के मिरर इमेज, इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, मिरर इमेज जो होती है वो बहुत आसानी से बिना इतना फॉर्मूला लगाए निकाली जा सकती है। खैर ये फॉर्मूला आपके पास हमेशा है, पर कुछ चीजें तो आसान है जो आपको सिखाई गई है। तो मुझे जल्दी से इससे सी के डी के कोऑर्डिनेट्स और उसके बाद आप मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बता दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि सी और डी के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप इक्वेशन लिख दोगे। जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ रहा है? सर सीधी सी बात है, देखो क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है 5 का 10 कितना टाइम्स 2 टाइम्स, और 2 इंटू 2 कितना -4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -4। किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति नहीं है सर? फिर क्या करेंगे भाई? अब सर आप देखो ध्यान से, -8 + 1 -7, तो d का x कोऑर्डिनेट -7, और क्या सुनना, +5 + 2 यानी 7, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना +7, ये -7, +7 है ना। और क्या करना चाह रहे हो सर आप? c के कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से। सर y इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में 1, 2, 2, 1 बन जाता है। याद आया कि नहीं? बोलो भाई, अरे याद करो x, y का। y इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज क्या होती है? y, x। इंटरचेंज हो जाते हैं ना, तो यही तो हो रहा है। और अगर यही तो हो रहा है तो क्या कहना चाह रहे हो सर आप? आपके पास c के कोऑर्डिनेट, आपके पास d के कोऑर्डिनेट, आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दो। bc की इक्वेशन क्या होगी भाई? सो सर इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज गोइंग टू बी, सुनेगा ध्यान से, क्या होगी भाई? देखो x माइनस x1 सॉरी y माइनस y1, तो क्या y माइनस 7 इज इक्वल टू सुनिएगा ध्यान से 7 - 1 कितना 6, -7 - 2 कितना -9, इंटू ये था y माइनस 7, तो उधर आ जाएगा x माइनस -7 यानी कितना x + 7। बस आप इसे मैथ सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने प्रस्तुत होगा। जैसे कि क्या सर, ये हो जाता है 3 का 2 टाइम्स, ये हो जाता है 3 का 3 टाइम्स, है ना। -3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -3y, है ना, और -3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो +21, और सर यहाँ 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 2x, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 × 2 14। आई थिंक चीज़ें आसान हैं सर, बिल्कुल आसान है। 3y को वहाँ शिफ्ट किया तो 2x + 3y, 2x + 3y। 21 को वहाँ शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा? आई थिंक -7, तो 2x + 3y -7 इज इक्वल टू 0 इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ दिस साइड BC। आपको समझ आ रही है चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी आसान, कितनी मज़ेदार हैं? कब? जब आपको बारीकियाँ पता हो, कब? जब आपको कंसेप्ट्स पता हो, कब? जब आपने हर एक चीज़ सीखी हो। सर ऐसे कैसे सोच लेंगे कि ऐसा होता है? ये आप तब सोच पाएंगे जब आपको बातें पता हो, जब आपने हर चीज़ पढ़ी हो, जब आप हर चीज़ की डिटेल में गए हों। और वही एग्जैक्टली हम इन लेक्चर्स के दौरान कर रहे हैं। हम हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ रहे हैं, हर एक कंसेप्ट की गहराई तक जा रहे हैं, ताकि वो न्यूएंसेस, वो इंटीग्रेसीज हम एक्सप्लोर करवाएं। और आई होप आपको दिख रहा होगा कि कितना इंटरेस्टिंग, कितना आसान और कितना मज़ेदार सा एक क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और काम की बात ये निकल कर आती है कि आप जानते हो कि हमारा प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में भी एक हल्का फुल्का डिस्कशन इस क्वेश्चन के थ्रू ही हमने किया है। अभी एंगल बाइसेक्टर एज अ कंसेप्ट एक्सप्लेन आपको नहीं किया गया है। एंगल बाइसेक्टर में एग्जैक्टली करना क्या होता है हमने वो भी नहीं पढ़ा है। उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, किन कॉन्टेक्स्ट में, किन पैरामीटर्स पे कैसे वो वैरी करती है, हर एक बात बहुत डिटेल में करेंगे। ये कंसेप्ट जो होता है एंगल बाइसेक्टर, स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हैं उसमें, तो वो भी मैं समझाऊंगा कि देखो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप उसको क्रैक कर सकते हो। हम बात करेंगे इस बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में। बहुत डिटेल्ड डिस्कशन होगा, बहुत मज़ेदार डिस्कशन होगा और आप बहुत एंजॉय करोगे उसे पढ़ना। एक और बात स्टूडेंट्स भूलिएगा मत कि हमारा प्लेटफॉर्म आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है। हम पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको कोई ऐसी हिडन कॉस्ट नहीं है, मतलब कि कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, इन लेक्चर से अगर आपकी हेल्प हो रही है, अगर आपको इन लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करने से ना आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करोगे, और इस
प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिए। मतलब ये जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो आपको दिखाई देगा सिंगेज बुक कंप्लीट सोल्यूशन, ऐसा कुछ प्लेलिस्ट का नाम होगा। वो प्लेलिस्ट को आप खोलिए और उसमें एक प्लस करके एक बटन दिखाई देगा, वो प्रेस कर लीजिए ताकि ये प्लेलिस्ट आपके अकाउंट में सेव हो जाए, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो, आप हमेशा सिंक में रहें कि कितने लेक्चर्स रिलीज हो चुके हैं, आप कहाँ पर हैं, आपने कहाँ तक देख लिए, कितना बैकलॉग कवर करना है। वैसे बनने ही मत दीजिएगा बैकलॉग तो अननेसेसरीली, और इस तरीके से हर लेक्चर को अच्छे से पढ़ते चलेगा। और पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, असाइनमेंट क्वेश्चंस करना, नहीं आए तो आस्क योर डाउट, वो भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके अपना डाउट फॉरवर्ड करना, कमेंट में जो परेशानी हो लिखना, हम रिजॉल्व करेंगे। आई होप आप समझ रहे हो, हम आपके लिए पूरी मेहनत से, शिद्दत से, लगन से लगे हुए हैं। IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की सिंगेज बुक से थरली, कॉम्प्रहेंसिवली, पूरी फुल फ्लेजेडली करवाने में। अच्छा सर, इसी के साथ साथ आप भूलोगे नहीं कि PDF या ई-बुक्स को लेकर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहां आप क्लिक करके हमारी टीम से उसकी भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। और क्या, और बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, चूंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो पाएँ। IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की सिंगेज बुक से कंप्लीटली कॉम्प्रहेंसिवली करवाने की हम गारंटी आपको दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे शेयर करें ताकि वो भी इसे अवेल कर पाए और इससे बेनिफिट हो पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।